और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, विश्व युद्ध की आशंका के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने नागरिकों को संबोधित किया। उन्होंने जनता से अपील की है कि वो घबराए नहीं। साथ ही उन्होंने लोगों से 16 फरवरी को एकता दिवस के तौर पर मनाने को कहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति के मुताबिक इस दिन लोग राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, नीले पीले रंग के फीते लगाएंगे और दुनिया को अपनी एकता दिखाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि वो बातचीत के हर माध्यम से हर तरह के विवाद को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन अब 16 फरवरी जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटे में हमला कर सकता है रूस यूक्रेन पर। З нами системно ведуть війну на всіх фронтах. На військовому збільшують контингент навколо наших кордонів. На дипломатичному намагаються позбавити нас права самостійно визначати зовнішньополітичний курс. तो आपने देखा कि किस तरीके से यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि एकता दिवस के तौर पर 16 फरवरी को मनाया जाएगा। इसको लेकर तमाम तरह के जो औपचारिकता है वो पूरी कर ली गई है। 3 तस्वीरें आप देखिए जरा किस तरीके से यूक्रेन और रूस का विवाद लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से जंग का माहौल बना हुआ है और ऐसे में 16 तारीख जिसको लेकर अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि रूस की तरफ से हमला किया जा सकता है और यूक्रेन के राष्ट्रपति भी अब अपने लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि 16 फरवरी को एकता दिवस के तौर पर मनाएंगे, पूरी दुनिया अपनी एकता दिखाएगी और ऐसे में रूस कभी भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है 24 घंटे के भीतर। और इसके साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं कि रूस यूक्रेन पर हमला करने का अपना फैसला वापस ले ले। The signs are, as you've heard from President Biden, that they're at least planning for something that could take place as early as in the next 48 hours. That is extremely concerning. What we need to. हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही दिन से आक्रामक है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों की चेतावनी के बावजूद वो साफ कह चुके हैं कि रूस का यूक्रेन पर हमला करने का कोई इरादा नहीं। रूस का ये कहना है कि बॉर्डर के पास अपनी सीमा में अपनी फौज तैनात करने का उसे पूरा हक है और उसका ये भी आरोप है कि अमेरिका और 30 देशों का मिलिट्री अलायंस नाटो है जो सैन्य गठबंधन के नाम पर अपनी सेनाओं के रूस के पड़ोस में और पूर्वी यूरोप में ले आए हैं। अब सवाल यह है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो होगा क्या? एक तरफ है रूस और उसके साथ खड़ा बेलारूस और दूसरी तरफ है नाटो के अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे 30 सदस्य देश। अगर जंग हुई तो किसका पलड़ा भारी रहेगा? इसके लिए नक्शे पर दोनों तरफ की सेनाओं की तैनाती को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूक्रेन के पूर्व में है खुद रूस, जहां उसने अपने 1,30,000 से ज्यादा सैनिक बॉर्डर पर खड़े कर दिए हैं। यूक्रेन की सीमा पर रूस की सेना की इतनी बड़ी तैनाती इससे पहले कभी नहीं हुई और इसी तैनाती से भी सिर्फ जवानों की फौज ही नहीं है बल्कि भारी भरकम टैंक भी है, तोपें भी हैं और बाकी बेहद खतरनाक हथियार भी मौजूद है। मतलब ये कि यूक्रेन अपने पूर्व पर तो पूरी तरह से घिरा हुआ है और उसके उत्तर में बेलारूस में भी रूस ने अपनी सेना और हथियार झोंक दिए हैं, बल्कि रूस का सबसे तगड़ा इंतजाम बेलारूस में ही नजर आ रहा है। नाटो और अमेरिका का दावा यह है कि बेलारूस के साथ साझा सैन्य अभ्यास के नाम पर रूस ने वहां अपने 30,000 सैनिक भेज दिए हैं, जो कि शीत युद्ध थमने के बाद बेलारूस में रूस की फौज की सबसे बड़ी तैनाती है। और तो और रूस ने अपने Su-35 जैसे फाइटर जेट और इस बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम भी बेलारूस में उतारे हैं। बेलारूस में मौजूद रूस के हथियारों के जखीरे में S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, जो कि लगातार वहां पर तैनात किए गए हैं और इसके साथ ही 5,000 सैनिक भी मैदान में उतार दिए गए हैं। लेकिन यूक्रेन अकेला नहीं है, अमेरिका और नाटो ने उसका साथ देने की कसम खाई हुई है और इसी वजह से खड़ा हुआ है तीसरे विश्व युद्ध का जिन। यूक्रेन अपने पश्चिम में नाटो देशों से घिरा हुआ है और यहीं पर रूस की मौजूदगी नहीं है। सबसे ऊपर उत्तर में है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे नाटो देश, जहां ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा की अगुवाई में 4,000 नाटो के सैनिक तैनात इस वक्त हैं। और इनके नीचे है पोलैंड, जो कि बेलारूस, रूस और यूक्रेन तीनों का एक पड़ोसी देश है। पोलैंड में 9,200 अमेरिकी सैनिक इस वक्त मौजूद है। इसके साथ ही पोलैंड के साथ लगा हुआ है जर्मनी, जहां 34,300 अमेरिकी सैनिक तैयार हैं।
अमेरिका के इस महाबली की गर्जना दुश्मन की सेना में खौफ भर देती है। परमाणु बम बरसाने में माहिर अमेरिका का ये महायोद्धा जिस युद्ध में भी शामिल होता है, दुश्मन सेना पर कहर बनकर टूटता है। ये बम वर्षक विमान जहां भी उड़ान भरता है, 14,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक आसमान में कर्फ्यू लगा देता है। इसका एक बटन दबा और 20 मिसाइलें एक के बाद एक दुश्मन के इलाके में बारूद की आग लगा देती है। इसका एक बटन दबा और 20 मिसाइलें एक के बाद एक दुश्मन के इलाके में बारूदी आग भड़का देती है। अमेरिका ने अपने इस महाबली को खासकर यूक्रेन की मदद के लिए भेजा है। अगर रूस ने जंग छेड़ी तो ये लड़ाकू विमान यूक्रेन की ताकत तो बनेगा ही, रूस की सेना के लिए काल बन जाएगा। अमेरिका ने सिर्फ एक ही नहीं, ऐसे 4 बम वर्षक विमानों को यूक्रेन की मदद के लिए भेजा है। अमेरिका के इस बाहुबली का नाम है B-52 बॉम्बर। Патрулирование государственной границы Республики Беларусь в составе пары совместно с экипажами Су-30СМ Российской Федерации, в ходе которого были отработаны тактические приемы, а также взаимодействие между экипажами. इसीलिए अपने B-52 बॉम्बर को ब्रिटेन में तैनात कर दिया है। ऐसे में अगर रूस यूक्रेन पर धावा बोलता है तो यूक्रेन की मदद के लिए नाटो की सेना सामने आती है। तो आसमान में एक तरफ रूस की Su-35 गरजेंगे तो वहीं यूक्रेन की ओर से अमेरिका का B-52 मोर्चा संभालेगा। और जंग पर नजर रखने वाले लोगों की सबसे बड़ी चिंता इसी मुकाबले को लेकर है, क्योंकि रूस का Su-35 और अमेरिका का B-52 दोनों ही परमाणु बम गिराने में सक्षम हैं। Еще раз все-таки подчеркнуть это. Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы вы меня услышали все-таки в конце концов. И донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, значит, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем, но мы также и понимаем.